उन आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होने वाली है? जंग सिर्फ इंडिया करना चाहेगा, क्योंकि ये जो हुआ है, दहशतगर्दी हुई है, वो हमारी तरफ हुई है। ये जब 370 हटा है तो हमने देखा कि अप्रैल 2020 में PLA भी आके बैठ गई है ईस्ट लद्दाख में। ऊपर से ये स्टेटमेंट आ गई है। इसका बहुत सीधा सा मतलब है, ये अब जंग जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान की नहीं है, इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है। कि आपने देखा है कि चीन ने बहुत सारे साइबर अटैक्स किए हैं हमारे हिंदुस्तान पे, पूरे मेनलैंड पर, जैसे मुंबई में हुआ था 2020 के अंदर। अब वो मानते नहीं है क्योंकि अकाउंटेबल नहीं होते। उन्होंने जो ये किए थे साइबर अटैक, उसका मतलब ये है कि उनमें काबिलियत है साइबर वॉर करने की, बिना हाथ दिखाए हुए अपना। और पूरे हमारे देश में हमारे ATCs हैं, हमारी रेलवेज है, पावर स्टेशंस है, हमारे बैंक्स हैं, ATMs हैं, इन सबको वो बिल्कुल जाम कर सकते हैं। अभी नया बयान आ गया है बाय द वे, तो ये बयान मैं शामिल करना चाहती हूँ डोनाल्ड ट्रंप का। Very close to India and I'm very close to Pakistan. There have been tensions on that border for 1,500 years. जो इंडस वाटर ट्रीटी का मसला है, इसको एक वॉर की तरह से पाकिस्तान देख रहा है कि आपने तो जंग हमारे खिलाफ छेड़ ही दी है। पहलगाम कोई बॉर्डर का इलाका नहीं है, ये 200 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान के किसी बॉर्डर की भी हम बात करें अगर। कैसे वहाँ 4-6 जितने भी वो बंदूकधारी आतंकवादी थे वो आ गए, असलहा लेकर आ गए, 20 मिनट तक वो गोलीबारी करते रहे, गोलियां चलाते रहे, उन्होंने हमारे निर्दोष नागरिकों की जान ले ली, ये हमारा सीना छलनी कर दिया और वापस आराम से चले गए। ना उनके ऊपर कोई गोली चली, ना उनको कोई अरेस्ट किया गया, उन्हें किसी ने देखा नहीं, वहां पे सुरक्षा कर्मी नहीं थे। क्या ये तथ्य जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, क्या इस बात से आप सहमत हैं? देखिए, 10 में से 4 टाइम इनिशिएटिव होगा फौजों के पास, जब वो एम्बुश करके और इंटेलिजेंस पे जाके उनको दबोच लेंगी। पर 6 बार जो है वो टेररिस्ट के पास होगा, बिकॉज वो इक्का दुक्का घूम रहे हैं, 4 घूम रहे हैं। तो मोदी सरकार की कोई गलती नहीं है इसमें? आप ये कह रहे हैं कि कोई भी सरकार होती इसमें तो वो यही करती, इसमें खासकर मोदी सरकार की कोई गलती नहीं। तो अगर आपने अपनी ताकत बनाई होती इस 34 साल में कि हम जो है उसको डरा सकें। अब देखिए, चीन आज हमारी जमीन पे बैठा है, क्या हम चीन को भगा पाए? वो आज भी वहीं बैठे। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पहलगाम के हमले को, आतंकवादी हमले को कई दिन गुजर चुके हैं और फिलहाल जो जंग का पूरा माहौल बनाया जा रहा है, खासकर भारत के स्टूडियोज में, वो काफी परेशान करने वाला है। और सवाल साथ साथ ये बन रहा है कि क्या वाकई जो जनमानस है उसकी भावनाएं दिखाता है टेलीविजन, या फेक तरीके से ये एक वॉर का माहौल बना के TRP बटोर रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि कोई सवाल नरेंद्र मोदी सरकार से जवाबदेही के बारे में नहीं पूछा गया, सुरक्षा में चूक के बारे में नहीं पूछा गया, टोटल इंटेलिजेंस फेलियर के बारे में नहीं पूछा गया। सिर्फ और सिर्फ तमाम तरह से जो वीर रस के तौर पर हम देख रहे हैं कि तमाम बहादुर एंकर्स अपने स्टूडियो से एक तरह से गन लेकर आ गए हैं। क्या इस सबको इस तरह से देखा जाए कि कोई ये इंडिकेशन है कि वाकई कोई जंग होने वाली है भारत और पाकिस्तान के बीच? क्या भारत और खासकर प्रधानमंत्री के उस बयान के बाद मैं इसको हाईलाइट करना चाहती हूँ जिसमें वो मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं और सबक सिखाने की बात कर रहे हैं बिहार के पॉलिटिकल स्टेज से जहां चुनाव होने वाला है, तो क्या कोई जंग की संभावना है? ये सवाल नंबर 1 है। दूसरा सवाल ये है कि अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही कैसे तय होगी? पुलवामा का इंतजार कई साल बाद हम अभी भी कर रहे हैं, 5 साल से ज्यादा गुजर गए, कि जवाबदेही हमें मिले कि आखिर गलती किन अधिकारियों की थी, किन नेताओं की थी, किन नीतियों की थी। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ प्रवीण साहनी मौजूद हैं, जाने माने सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, फोर्स मैगजीन के एडिटर हैं, और मैं उनका शुमार उन लोगों में करती हूँ जो बहुत साफ गोई से और साफ दिली से बात करते हैं। जो उनके मन में होता है वही उनकी जबान पर होता है और बहुत बहादुरी से अपनी बात को रखते हैं। सबसे पहला सवाल आपकी तरफ में शूट करती हूँ। प्रवीण जी, ये बताइए कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होने वाली है? नहीं जी, जंग बिल्कुल नहीं होगी। और उसका कारण बहुत सीधा सा है कि जंग सिर्फ इंडिया करना चाहेगा, क्योंकि ये जो हुआ है, दहशतगर्दी हुई है, वो हमारी तरफ हुई है, तो हम रिटेलिएट करना चाहेंगे। पर दिक्कत ये आ गई है कि अब सिचुएशन बदल गई है। ये मैं थोड़ा सा समझा दूं आपके व्यूअर्स को कैसे बदली है। वो ऐसे बदली है
कि अब जो है ये बायलैटरल बात नहीं रही हिंदुस्तान पाकिस्तान। ये जो हिंदुस्तान सरकार ने, मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को ये जो 370 हटाया, 35A हटाया जम्मू और कश्मीर से, उसके बाद चाइना के सारे जो लीडर्स हैं, बड़े लीडर शी जिनपिंग से लेके नीचे तक, सब ने ये बार बार दोहराया है कि हम पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है, ये संप्रभुता है, हम उसके लिए सपोर्ट देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या हुआ? एक तो आप देखिए, ये जब हुआ है उसके बाद ये जब 370 हटा है तो हमने देखा कि अप्रैल 2020 में PLA भी आके बैठ गई है ईस्ट लद्दाख में, ऊपर से ये स्टेटमेंट आ गई है। इसका बहुत सीधा सा मतलब है, ये अब जंग जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान की नहीं है, इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है, और चाइना के पास इतनी आज ताकत है कि उसको असला अपना भेजने की जरूरत नहीं है, काइनेटिक वॉर जिसको कहते हैं उसको करने की जरूरत नहीं है। तो आज क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर, जो असलियत है वो ये है कि हिंदुस्तान की जो फौज है उसके सामने 5 बड़े बड़े मसले खड़े हैं, और वो 5 मसले हैं। सबसे बड़ा तो है कि जैसे जो इंडियन आर्मी है उनके ये सब ट्रक जाएंगे, एमुनिशन जाएगा, खाना पानी जाएगा फ्रंट पर, तो उसकी सिक्योरिटी की बात हो गई है। क्योंकि अब देखिए जब जंग होगी, जिस तरीके से हमने कश्मीरियों के साथ धोखा किया है ओवर द इयर्स, अब ये बहुत मुश्किल है कहना कि वो हमारे साथ खड़े होंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो यहाँ पे देना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं काउंटर टेरर ऑपरेशंस जो हो रहे हैं, जिससे कि हमारी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योर हो। इसमें बहुत सारी फौज लगानी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है, क्योंकि उन्होंने कहा है चीनियों ने कि हम खड़े होंगे पाकिस्तान के साथ, तो जो चीन का फ्रंट है वहां पर वो अपनी हरकत शुरू कर देंगे। उसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी जितनी भी हमारे पास ताकत है उसमें से आधी से ज्यादा ताकत हमें वहीं छोड़नी पड़ेगी, वो हम पाकिस्तान के फ्रंट पे नहीं ला सकते, क्योंकि ये खतरा नहीं लिया, चांस नहीं ले सकते कि चीन क्या कर दे। ये दूसरा मसला है। तीसरा मसला तो जंग है ही है जो होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की। यहां भी दिक्कत है, यहां 2 बड़ी बड़ी दिक्कत है। पहली दिक्कत यह है, जैसे मैंने आपको बताया, जितना भी हमारे पास सामान है वो फाइनाइट है, ये नहीं है कि अनलिमिटेड है। उसको हमने वहां छोड़ दिया चीन के फ्रंट पे, तो वैसे ही हमारे पास चीजें कम हो गई। एयरफोर्स चीफ बार बार बयान दे चुके हैं कि मुझे ऑथराइज्ड है 42.5 स्क्वाड्रन, मैं आज 30 है मेरे पास, वो 30 से भी कम है, उसमें से भी आधी से ज्यादा आप समझ लीजिए चीन के पास चली गई, तो लड़ाई किसके साथ करेंगे आप? पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि आज चीन के पास काबिलियत है, वो राउंड द क्लॉक सर्विलेंस पाकिस्तान को प्रोवाइड कर सकता है, जो हमारे पास नहीं होगी। मतलब पूरा जंग का जो थिएटर है वो पाकिस्तान को दिखाई देगा, उनकी मिसाइल्स को गाइड करने के लिए उनके सैटेलाइट्स अवेलेबल होंगे, बेदू सिस्टम। तो ये तीसरी बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। चौथी दिक्कत क्या है कि आपने देखा है कि चीन ने बहुत सारे साइबर अटैक्स किए हैं हमारे हिंदुस्तान पे, पूरे मेनलैंड पर, जैसे मुंबई में हुआ था 2020 के अंदर। अब वो मानते नहीं है क्योंकि अकाउंटेबल नहीं होते। उन्होंने जो ये किए थे साइबर अटैक, उसका मतलब ये है कि उनमें काबिलियत है साइबर वॉर करने की, बिना हाथ दिखाए हुए अपना। और पूरे हमारे देश में हमारे ATCs हैं, हमारी रेलवेज है, पावर स्टेशंस है, हमारे बैंक्स हैं, ATMs हैं, इन सबको वो बिल्कुल जाम कर सकते हैं। अच्छा, और लास्ट बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जंग जब होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो कितना आपके पास सामान है, बिकॉज दिस इज अ वॉर ऑफ एट्रिशन दैट मैटर्स। इसलिए जरूरी चीज ये होती है कि उनके पास जरिया है आज कि रेगुलर सप्लाई आती रहेगी चीन से, हमारे पास नहीं है। तो जब आप ये सारी बातों को ध्यान में रखेंगे तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि हमारी जंग की तैयारी नहीं है। तो मैं एक बात, पहली बात तो देखिए, दोनों ही देश न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर ताकत है, और पूरी दुनिया भी इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकती कि ऐसा हो। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर इसको भी थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज किया जाए, तो भारत अगर
पाकिस्तान पे हमला करना चाहता है तो इसे सीधे तौर पे ये देखना होगा कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान प्लस चीन के साथ मुकाबला करना होगा। और हम पाकिस्तान के साथ तो हम 2 जंगें जीत चुके हैं, मतलब हम लड़ भी चुके हैं और जीत भी चुके हैं, और करगिल को भी अगर मान लिया जाए तो इससे भी ज्यादा। लेकिन चीन के साथ ऐसा मौका नहीं आया कभी इतिहास में कि हम उनके साथ सामने जीत पाए हों, बल्कि उनके सामने टिक भी पाए हों। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि सीधे तौर पर, यानी कि चीन की बाकायदा फौज से हमें लड़ना होगा, चीन की नहीं, सरकार? मैं देखिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2 बातें बिल्कुल क्लियर करता हूँ। पहली बात है, अभी तक जो मैं बोल रहा था इसमें चीन को हमसे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। चीन को सिर्फ अपनी वो क्षमता जो कि जैसे साइबर होती है, एंटी स्पेस कैपेबिलिटीज होती है, ये सब उनको देने की जरूरत है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को ये देने की जरूरत है कि जो स्पेयर पार्ट्स है, एमुनिशन है, उसकी रेगुलर सप्लाई रहे। पाकिस्तान को ये देने की जरूरत है कि उनको पूरा जो है बैटलफील्ड दिखाई दे। तो ये सब चीजें मिल जाती हैं तो उसमें पाकिस्तान का फायदा होता है। दूसरी बात मैं आपसे कहना लेकिन चाहूंगा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया जब ये आप ये कह रहे थे कि इंटरनेट रोक सकता है हमारा, या हमारे एटीएम जो बैंक्स हैं उनके ऊपर, उनको एक तरह से पैरालाइज कर सकता है। ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे काम करेगा। ये ऐसा, इसको हम बोलते हैं साइबर। साइबर का मतलब होता है जितनी भी आज डिजिटाइजेशन हुई है, मतलब कंप्यूटर लगे हैं। आज हम देखिए हिंदुस्तान में कंप्यूटर हमारे फाइनेंशियल, हमारे बैंकों में लगे हैं, हमारे पावर स्टेशन में लगे हैं, हमारे एटीसी पे लगे हैं, हमारी ट्रेन के वहां पर भी कंट्रोल होता है। उन सबको जाम कर सकते हैं। वो चाइना के पास आज ताकत है। दूसरी बात, चाइना जो है, जो इंटरनेट आता है हिंदुस्तान के अंदर, ये सब अंडर सी केबल्स होती हैं। आज उनके पास वो वेसल्स है, वो जहाज है जो हमारे पास नहीं है, जिससे कि वो अंडर वाटर इंटरनेट कनेक्शंस काट सकते हैं। इसमें उनको हमसे फिजिकल लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी मैं एक बात आपके व्यूअर्स को और बताना चाहता हूं, वो बहुत सीधी सी है। देखिए, हमने जंगें लड़ी हैं पाकिस्तान के साथ, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंगें हुई हैं। जब पहली जंग हुई थी कश्मीर की, तो एक सीज फायर लाइन बनी थी। वो बनी थी 1 जनवरी 1949 को। समझिए इस बात को, वो वाली मिलिट्री लाइन आज भी कायम है ग्राउंड पर एज द लाइन ऑफ कंट्रोल, दूसरे नाम के साथ। इसका मतलब ये हुआ, वेस्टर्न थिएटर में हम कभी भी पाकिस्तान को पूरी तरीके से नहीं हरा पाए हैं। ये आप प्लीज बात समझिए। ये जो हम बोल देते हैं कि हमने 71 की जंग जीती है, वो 71 जो था वो बांग्लादेश हमने बनाया। वहां तो पाकिस्तान वैसे भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन क्योंकि करगिल की जंग को क्या कहेंगे फिर आप? देखिए, कारगिल तो जंग थी ही नहीं। कारगिल को मैं कॉन्फ्लिक्ट बोलता हूं। उसका ये एक गैम्बल था मुशर्रफ का। मुशर्रफ ने अपनी एयरफोर्स नहीं लगाई, मुशर्रफ ने अपनी नेवी नहीं लगाई। जब तक आप अपनी पूरी ताकत नहीं लगाते हैं तो वो जंग होती ही नहीं है। और हमारा एजेंडा ये था कि जो हमारा एरिया है उससे हम पाकिस्तानियों को हटाएं वहां से। हमारा लिमिटेड एम था, तो हमने वो किया। और देखिए, क्योंकि उन्होंने अपनी एयरफोर्स यूज नहीं करी, इसलिए हम अपनी आर्टिलरी को डायरेक्ट फायर में यूज कर पाए। देखिए, तो क्या हम जो तो, लोग तो क्या जंग नहीं होगी तो एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक होगी क्या? यानी नरेंद्र मोदी को चेहरा तो दिखाना पड़ेगा ना आम जनता को। जब उन्होंने कहा है कि मिट्टी में मिला देंगे, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, तमाम जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है, और मैं तो कहती हूँ एक दफा को ये प्रेशर नहीं भी बनता तो फिर भी भारत की जो सरकार है वो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी संप्रभुता को बरकरार रखने के लिए। क्या करेगी अगर एक के बाद अगर एक इस तरह के आतंकवादी हमले 5 साल पहले हमने देखा, 40 हमारे जवान शहीद हुए? उसका मैं आपको, हाँ मैं समझ गया आपकी बात। उसका मैं आपको सीधा जवाब देता हूँ जो शायद कोई नहीं देता। वो ये है कि ये जो आतंकवादी हमले हैं 34 साल से हो रहे हैं, सिंस 34 इयर्स। ये 1991 में शुरू हुए थे। आतंकवादी हमले क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि आपका दुश्मन जानता है कि अगर आप रिटेलिएट करेंगे उसके पास ताकत है आपसे लड़ाई करने की। तो अगर आपने अपनी ताकत बनाई होती इस 34 साल में कि हम जो है उसको डरा सकें। अब देखिए, चीन आज हमारी जमीन पे बैठा है, क्या हम चीन को भगा पाए? वो आज भी वहीं बैठे हैं। लेकिन चीन और पाकिस्तान में फर्क तो हमें करना पड़ेगा। चीन चीन है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। देखिए, फर्क ये है कि उनके पास, चीन के पास ताकत है, हम उस ताकत को समझ रहे हैं। पाकिस्तान जानता है कि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है
क्यों जानता है? क्योंकि उसने जितनी जंगें लड़ी हैं, मैंने आपको बताया है कि वो जो मिलिट्री लाइन है वो हमने ना तो 49 में बनी पहली जंग में, 65 की लड़ाई लड़ी, 71 की लड़ाई लड़ी, वो आज भी कायम है, हम उसको नहीं हटा पाए हैं। तो ये सब चीजें होती है जिनको तो फिर आप क्या ये बता रहे हैं, समाधान क्या बता रहे हैं आपके? कैसे भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री अपनी जनता को मुंह कैसे दिखाएंगे, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको मुंह कैसे दिखाएंगे? क्या तरीका है पाकिस्तान को हैंडल करने का? देखिए ऐसा है, ये तो सरकार का मामला है, कैसे मुंह दिखाएगी इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ आपको कि जो हमको डिटरेंस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वी हैव नॉट क्रिएटेड डिटरेंस फॉर 34 years एंड अनलेस वी हैव द क्रेडिबल डिटरेंस, पाकिस्तान हमसे नहीं डरेगा, वो यानी ये आप ये कह करता रहे हैं रहेगा। कि हमें जो क्षमताएं, जो कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज डेवलप करनी थी, हमने वो अभी नहीं क्षमताएं करी नहीं है। अपनी विकसित की हैं। अभी नया बयान आ गया है बाय द वे, तो ये बयान मैं शामिल करना चाहती हूँ डोनाल्ड ट्रंप का। उनसे सवाल पूछा गया कि भाई ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है इस पे आप क्या कह रहे हैं, तो उनका बयान आता है कि ये जो टेंशन, जो तनाव है बॉर्डर पे, तो 1500 साल से चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच। और उन्होंने कहा है वो इस मामले को एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से सुलझा ही लेंगे। यानी जिस हम एक स्टैंड की हम सोच रहे थे, उम्मीद तो नहीं कर रहे थे, लेकिन जिसका एक तरह से गेस कर रहे थे, अनुमान लगा रहे थे, वही हुआ कि एक न्यूट्रल यूनाइटेड स्टेट्स जो ना इधर है ना उधर है, पता नहीं किधर है। इसको मैं आपको समझा देता हूं ये क्या है बयान। ये बयान बहुत सीधा सा है कि डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर्स ने डोनाल्ड ट्रंप को समझाया है, अब ये बाइलैटरल बात नहीं रही हिंदुस्तान पाकिस्तान की, अब चीन भी इसमें इन्वॉल्व है। ये कारण है कि वो न्यूट्रल पोजीशन ले रहे हैं। और ये यहाँ पे हम लोगों को बात समझनी है इस बात को। चीन जो है, नाउ देयर इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर चीन ये कहता है, बार बार कहता है, आई सपोर्ट द सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, उसका मतलब है वो समझ रहे हैं उस बात को, ही डज नॉट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन एनीथिंग वेयर चाइना इज इन्वॉल्व। ये सारी बात है, तो इसीलिए चाइना ये जो है, अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं होते इसकी जगह, अगर मान लेते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार होती, तो क्या यही बयान आता? वो भी बिल्कुल यही बयान आता, अनलेस दे वांट टू अगेन फाइट और join issues with China here also. He doesn't want to join issues. He's already got enough of his own issues to sort out. तो अभी तक आपकी बात का जो लब्बे लुबाब मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि आप कह रहे हैं कि भारत के पास अभी वो क्षमता नहीं है कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई करे, और खासकर ये भी नजर में रखना होगा कि तमाम तरह की ये क्षमताएं जो पाकिस्तान के पास नहीं है वो चीन उसको देगा, और इस हमले में सिर्फ आमने सामने सिर्फ सिपाही ही नहीं लड़ेंगे, बल्कि इस तरह की जंग होगी जिसमें एक साइबर वॉर भी देखी जा सकती है, इसमें और तरीके से भी हमले किए जा सकते हैं। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी का मसला है, इसको एक वॉर की तरह से पाकिस्तान देख रहा है कि आपने तो जंग हमारे खिलाफ छेड़ ही दी है। पहली बात तो क्या वाकई हम प्रभावित कर पाएंगे इस ट्रीटी को, इसको हटा पाएंगे हम? और दूसरी बात कि पाकिस्तान का ये कहना कि ये एक जंग का ऐलान है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम ये जो हमने कहा है, हमने सस्पेंड करी है। सस्पेंशन मींस नथिंग, इट बेसिकली मींस जो उनके आते थे ऑफिशियल्स हमारा चेक करने, डेटा हमारे वहां जाते थे, वो नहीं जाएंगे। उन्होंने ये कहा है हमसे कि अगर आप पानी रोकने की कोशिश करेंगे या पानी डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो एक लड़ाई का ऐलान होगा हमारी तरफ से। अच्छा, अभी पानी रोकना आसान काम नहीं है, ये पहले भी हम धमकियां दे चुके हैं, और ये रिजर्वॉयर्स बनने पड़ते हैं, इसको सालों साल लगते हैं। ये अभी बयानबाजी हो रही है कि हमने 3 फेजेस में हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखिए, सवाल ये है, पानी का इशू हम नहीं रोक सकते, क्योंकि क्या होगा आप सोचिए, हमारी ब्रह्मपुत्रा का पानी आ रहा है ऊपर चीन से, हम चीन से कहते हैं कि हम नीचे लेवल पे हैं, वो ऊपर लेवल पे है, वो हमारा पानी रोक देंगे तो क्या होगा? अगर हम पाकिस्तान का पानी, पहले तो आप रोक ही नहीं सकते, वो ग्रेविटी से पानी आएगा। अगर आपने मिसाल के तौर पे कहिए रोक भी लिया तो वो चीन क्या छोड़ देगा आपको, वहां बंद कर देगा आपका पानी। तो ये आप कह ऐसे रहे हैं कि ये अगर इंडस वाटर ट्रीटी को ही सिर्फ इस लिमिटेड तरीके से समझने की कोशिश करूं तो ये सिर्फ एक गीदड़ भक्की है भारत की जनता को दिखाने के लिए कि देखिए हमने ये एक्शन ले लिया। अगर भारत चाहे भी तो भी पानी बंद नहीं कर सकता पाकिस्तान का। देखिए, जैसे मैंने बताया, ये एक तो 3 कंट्री की कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, चीन इन्वॉल्व है। चीन हर काम करेगा टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान की सॉवरेनिटी।
जो उन्होंने कहा है। सॉवरेनिटी में ये भी आता है कि साहब आपने उनका पानी बंद कर दिया 3 नदियों का, कैसे कर देंगे आप? तो वो नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा, ये टेक्निकली हो नहीं सकता है। ये सब अब गीतल भपकी आपका वर्ड है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज इम्पॉसिबल. इट मीन्स नथिंग रियली, बट दे हैव ऑलरेडी कॉशन्ड, दे हैव गिवन अ स्ट्रेट रेड लाइन कि ये हमारी रेड लाइन है, अगर आप इस तरीके से कुछ भी करने की कोशिश करेंगे देन इट इज वॉर. और देखिए, जब वो कुछ बात कर रहे हैं, आप मान के चलिए कि चाइना इज इन द लूप, उससे कंसल्ट कर रहे हैं. अभी प्रवीण जी, मैं 2 सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहती हूँ और बहुत अहम सवाल हैं, वो है जवाबदेही को लेकर। सवाल जो उठ रहे हैं वो ये कि पहलगाम कोई बॉर्डर का इलाका नहीं है, ये 200 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान के किसी बॉर्डर की भी हम बात करें अगर। कैसे वहाँ 4-6 जितने भी वो बंदूकधारी आतंकवादी थे वो आ गए, असलहा लेकर आ गए, 20 मिनट तक वो गोलीबारी करते रहे, गोलियां चलाते रहे, उन्होंने हमारे निर्दोष नागरिकों की जान ले ली, ये हमारा सीना छलनी कर दिया और वापस आराम से चले गए। ना उनके ऊपर कोई गोली चली, ना उनको कोई अरेस्ट किया गया, उन्हें किसी ने देखा नहीं, वहां पे सुरक्षा कर्मी नहीं थे। क्या ये तथ्य जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, क्या इस बात से आप सहमत हैं कि ये हमला आपको हैरान करता है जिस जगह पर खासकर ये हुआ है, और बिना किसी रुकावट के ऐसा लगा कि वो पिकनिक मनाने आए थे और ये खूंखार तरीके से अपने हाथ खून से रंग के वापस चले गए? देखिए, मैं इस पूरे नैरेटिव से अग्री नहीं करता हूं. मैं आपको बताता हूं मैं क्यों अग्री नहीं करता हूं. ये आज नैरेटिव चल रहा है कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है. कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है. मैं बताऊंगा फेलियर क्या हुआ है. इंटेलिजेंस फेलियर इसलिए नहीं है, जब भी टेरर अटैक्स होते हैं, जो टेररिस्ट होता है, आप कितनी भी फौज लगा लीजिए, आप हर चप्पे चप्पे पे फौज को खड़ा नहीं कर सकते. कहाँ पे अटैक करना है, किस क्वांटम में करना है, किस समय करना है, वो इनिशिएटिव हमेशा टेररिस्ट के पास रहेगा. अगर वो यहां नहीं करता तो कहीं और करता. क्यों करता? क्योंकि आपने कहा कि अब नॉर्मलसी आ गई है कश्मीर में, तो 35,000 टूरिस्ट आ गए. अब वो टूरिस्ट जो है वो 35,000 यहाँ पे तो नहीं है ना, वो और जगह भी है. अब 30,000 वापस चले गए हैं. कहने का मतलब ये है, प्रॉब्लम उसमें आप नहीं कुछ कर सकते हैं. अभी वो कह देंगे हाँ साहब हमने इसको प्लग कर दिया, वो अगली बार फिर कर देगा, क्योंकि इनिशिएटिव उसके पास है, आपके पास नहीं है, टेररिस्ट के पास है. वो तय लेकिन करेगा. ऑल पार्टी मीटिंग में भारत की सरकार ने ये बात मानी है कि उनसे चूक हुई है। देखिए, वो क्योंकि ये ऑपोजिशन की हमारी गलती है. ऑपोजिशन को कहना चाहिए था कि साहब आप बताइए, आपने स्टेट में नॉर्मलसी कैसे डिक्लेयर कर दी, जबकि सुनिए, जबकि एक भी सोल्जर आपने कम नहीं किया, स्ट्रेंथ आपने कम नहीं करी वहां से नफरी, बिल्कुल पहली बात. दूसरी बात, जो आपका ये है क्या बोलते हैं, जो चीफ मिनिस्टर है ऑफ सच अ बॉर्डर स्टेट, उसके पास लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है. पुलिस, पैरामिलिट्री आर नॉट अंडर हिम. अभी अमित शाह आया था पीछे, होम मिनिस्टर, तो उसमें जो यूनाइटेड जो हेडक्वार्टर्स की मीटिंग हुई थी उसमें उमर अब्दुल्ला था ही नहीं. अगली बात सुनिए, वो मीरवाइज जो है उसको हर फ्राइडे को ये बंद कर देते हैं, एंड ही इज नॉट एबल टू लीड द फ्राइडे प्रेयर्स. अगली बात सुनिए, some 83,000, this was said in their parliament, in their assembly, that 83,000 जो है domicile certificates जो है वो दे दिए गए हैं, so that outside people come now. This is of course because 35A has been removed from the state. What I'm saying is the state is not normal, it is a war zone. और ये बात उठानी चाहिए थी ऑपोजिशन लीडर्स को, बनिस्बत कि ये मान लेना सरकार की बात कि साहब इंटेलिजेंस फेलियर था, वो तो अगली बार फिर होगा, क्योंकि दिस इज टेररिज्म एट वर्क. इनिशिएटिव इज, देखिए 10 में से 4 टाइम इनिशिएटिव होगा फौजों के पास, जब वो एम्बुश करके और इंटेलिजेंस पे जाके उनको दबोच लेंगी. पर 6 बार जो है वो टेररिस्ट के पास होगा, बिकॉज वो इक्का दुक्का घूम रहे हैं, 4 घूम रहे हैं. तो मोदी सरकार की कोई गलती नहीं है इसमें? आप ये कह रहे हैं कि कोई भी सरकार होती इसमें तो वो यही करती, इसमें खासकर मोदी सरकार की कोई गलती नहीं है? नहीं, गलती ये है कि मोदी सरकार ने जो डिक्लेयर कर दिया कि अब स्टेट नॉर्मल हो गई है 370 हटने के बाद, ये कहाँ नॉर्मल है? मैंने आपको बता तो दिया. तो क्या टूरिस्ट ना आए? तो फिर आपके सवाल जवाब से सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप ये कह रहे हैं कि जब स्थिति सामान्य नहीं है तो टूरिस्ट नहीं आते? क्योंकि 2-2.5 करोड़ टूरिस्ट पिछले साल आया है 2024 में. देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये सरकार कह रही है कि वो नॉर्मल सिचुएशन है. ऑल आई एम सेइंग इज सिचुएशन नॉर्मल नहीं है.
सो देर इज अ रिस्क फॉर द सिविलियंस, इट इज अ वॉर जोन। ये बात जो है सरकार और ऑपोजिशन के बीच की है, इसमें मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ जी कि टूरिस्ट आए कि नहीं आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण साहनी जी। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो आपकी रेपुटेशन है मेरे सामने की, आप बिल्कुल खुले तरीके से अपनी बात रखते हैं, और ये बात मैं आपसे सहमत हूँ कि जो नेताओं का काम है, सरकारों का काम है, वो जाने कि अब उन्हें कदम क्या उठाना है। लेकिन आपने वाकई आंखें खोल दी हैं कि जिसको हम समझ रहे थे कि एक मक्खी की तरह या एक चींटी की तरह रगड़ देंगे, इस तरह के बयानात जो आ रहे हैं। इतना छोटा देश है, वो भी आर्थिक तौर पे देखा जाए तो बहुत कमजोर है, वहां पर यानी खाने पीने तक के लाले हैं पाकिस्तान में। तो ऐसे में इस हम भारत जो है वो जाकर सीधे तौर पर अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान जैसा कोई देश भी नहीं बचेगा, भारत इस तरह का कदम उठा सकता है। कम से कम आपके जवाबों से ये तो एक क्लैरिटी हुई है कि इतनी आसान रास्ता, इतना आसान सफर भारत के लिए नहीं होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।